दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बॉटनी बैकग्राउंड। आज के लेक्चर में हम लोग बीएससी फर्स्ट ईयर बायोटेक्नोलॉजी का लेक्चर 8 जो कि यूनिट फर्स्ट का लास्ट लेक्चर है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें हम लोग मीडिया प्रिपरेशन जो यूनिट फर्स्ट का सेकेंड टॉपिक है उसके नेक्स्ट सेकेंड लेक्चर के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें हम लोग सिंक्रोनोनस बैच एंड कंटिन्यूअस कल्चर के बारे में अध्ययन करेंगे। इसका पीडीएफ और नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल में अवेलेबल है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, आप जाकर के ज़रूर चेक करिएगा। और इससे पहले जो 7 लेक्चर कवर किए जा चुके हैं वो हमारे प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, आप उसको भी जा करके ज़रूर चेक करिएगा। और ये जितनी भी क्लासेज होती हैं वो सारी क्लासेस हिंदी में होती हैं। तो चलिए आज की क्लास पर आगे बढ़ते हुए चर्चा करते हैं। सबसे फर्स्ट ये डिस्कस करते हैं कि आखिरकार कल्चर संवर्धन किसको कहा जाता है। तो कल्चर को लेबोरेटरी में अंडर कंटामिनेशन फ्री कंडीशन में माइक्रोब्स की ग्रोथ कल्चर कहलाती है। जब हम प्रयोगशाला में प्रदूषण मुक्त वातावरण बना करके माइक्रोब्स यानी कि सूक्ष्म जीवों की ग्रोथ अर्थात वृद्धि कराते हैं, ऐसी कंडीशंस जो होती हैं उसी को बोला जाता है कल्चर। अर्थात लेबोरेटरी में प्रयोगशाला में अंडर कंटामिनेशन बिना प्रदूषण रहित वातावरण बना करके सूक्ष्म जीवों की वृद्धि कराना कल्चर कहलाता है। कल्चर शब्द कहाँ से लिया गया है? कल्चर शब्द को समानतः माइक्रोब्स इन विट्रो लैटिन विट्रो ग्लास कंडीशन में तैयार किया जाता है। अर्थात ये शब्द जो होता है माइक्रोब्स इन विट्रो से लिया गया है, अर्थात माइक्रोब्स प्रयोगशाला के अंदर से लिया गया है। तो इसके बाद आता है माइक्रोबियल पॉपुलेशंस को कॉलोनी कहा जाता है। जैसे जैसे सूक्ष्म जीवों की वृद्धि होती जाती है और उनकी पॉपुलेशन उनकी जनसंख्या में वृद्धि हो जाती है तो उसको बोला जाता है कॉलोनी। ये कभी कभी एमसीक्यू में पूछ लेता है कि माइक्रोबियल पॉपुलेशंस को क्या कहा जाता है। तो माइक्रोबियल जैसे जैसे माइक्रोब्स सूक्ष्म जीवों की वृद्धि होती जाती है और उनकी पॉपुलेशंस जो होती है उसी को बोला जाता है कॉलोनी। तो एक कॉलोनी एकल कोशिका के मल्टीप्लिकेशन से उत्पन्न होती है। एक कॉलोनी में केवल एक ही प्रकार की कोशिका होती है तो उसे प्योर कल्चर कहा जाता है। ऐसा कल्चर जब एक कॉलोनी मान लो एक ही प्रकार की कोशिका है, अब उसको प्रदूषण मुक्त वातावरण दे दिया गया प्रयोगशाला में, तो लगातार विभाजन करेगी, विभाजन करती जाएगी जिससे एक पूरी कॉलोनी ही तैयार हो जाती है माइक्रोब्स की। तो इसी को बोला जाता है कॉलोनी। माइक्रोबियल पॉपुलेशंस कहा जाता है। तो इसमें केवल एक ही प्रकार की कोशिका होती है और यदि इसमें एक प्रकार की कोशिका है तो इसको प्योर कल्चर कहा जाता है। यहीं पर ये लिखा गया है। देन उसके आगे पढ़ते हैं हम लोग कल्चर मीडिया का निर्माण कैसे किया जाता है। तो कल्चर मीडिया बनाया कैसे जाता है। सबसे फर्स्ट क्या करेंगे, अशुद्ध जल ले लेंगे, अशुद्ध वाटर ले में कुछ मात्रा में रसायन मिलाकर तरल माध्यम में शुष्क माध्यम तैयार करेंगे। वो लेबोरेटरी में आवश्यकता के अनुसार ही आप कुछ मात्रा में रसायन भी मिलाएंगे, फिर उसके अनुसार आपको तरल माध्यम की आवश्यकता है तो आप तरल माध्यम बनाएंगे और शुष्क माध्यम तैयार करना है वो तैयार करेंगे। देन उसमें इसको पीएच संतुलित करने के लिए N/10% हाइड्रोक्लोरिक एसिड या सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाएंगे। तो ये दोनों अम्ल मिला देंगे पीएच मान को संतुलित करने के लिए। HCl और NaOH इन दोनों को मिला देंगे। उसके पश्चात तैयार माध्यम को एल्यूमिनियम कैप वाली बोतल या टेस्ट ट्यूब में भर दिया जाता है। आप लोगों ने ये देखा होगा जरूर, प्रयोगशाला में ये टेस्ट ट्यूब पाई जाती है इस टाइप की। तो ये जो माध्यम हम लोगों ने अभी तैयार किया उसी को पूरा इसी में डाल दिया जाता है। मान लो ये पूरा भर दिया गया, इसको डाल दिया गया इसमें, तो यही पर टेस्ट ट्यूब में भर दिया जाता है। या फिर एल्युमिनियम कैप की एक बोतल आती है, ऐसी बोतल होती है उसमें एल्युमिनियम की कैप ऊपर लगी हुई होती है, उस वाली बोतल में डाल दिया जाता है। फिर इसके बाद यूजेस ऑफ कल्चर मीडिया क्या होते हैं, इसका यूज़ कहाँ कहाँ किया जाता है कल्चर मीडिया का। तो सबसे फर्स्ट ये क्या करता है, प्रोवाइड्स ऑप्टिमम ग्रोथ कंडीशन, अर्थात ऐसी कंडीशन जहाँ पर बैक्टीरिया अपना ग्रोथ कर सके, बढ़ सके। तापमान प्रोवाइड करता है और पीएच मान प्रोवाइड करता है, एक नियंत्रित तापमान और पीएच मान प्रोवाइड करता है। प्रोवाइड्स न्यूट्रिएंट्स, जितना भी पोषण बैक्टीरिया के लिए आवश्यक होता है उतना पूरा जो पोषण होता है वो भी ये कल्चर मीडियम प्रोवाइड करता है। फिर आता है इनरिच रिप्रोडक्शंस, अर्थात कि प्रजनन करने के लिए अनुकूल वातावरण भी बैक्टीरिया को मिलता है, जिससे वो लगातार प्रजनन करती है और उनकी जनसंख्या बढ़ती जाती है और एक
कॉलोनी बन जाती है। उसके बाद ईजिली मूवेबल, क्योंकि इसको पेट्री डिश में रखा जाता है, किसी वस्तु में रखा जाए, टेस्ट ट्यूब में रखा जाएगा तो इसको हम लोग यहाँ से टेस्ट ट्यूब को उठा करके वहाँ भी रख सकते हैं, तो ईजिली इधर से उधर रखा जा सकता है। और क्या होता है, स्टेलाइज मीडियम होता है, संक्रमण कोई भी नहीं होता है इसमें, संक्रमण रोका जा सकता है, इसमें कोई भी संक्रमण भी नहीं फैल सकता है। तो ये यूजेज ऑफ कल्चर मीडिया हो जाते हैं। ये फ्लो चार्ट से आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। फिर उसके पश्चात क्या करते हैं, यहाँ तक क्या कर दिए थे, टेस्ट ट्यूब में रख दिए थे। उसके पश्चात 121 डिग्री सेल्सियस पर 15 मिनट तक 15 इंच बार प्रेशर पर ऑटोक्लेव किया जाता है। फिर उसको टेस्ट ट्यूब को या फिर एल्युमिनियम कैप वाली बॉटल जो होती है उसको 15 मिनट तक ऑटोक्लेव किया जाएगा। देन उसके पश्चात यदि कोई जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करता है तो उसको ऑटोट्रोपिक पोषण की आवश्यकता होती है। यदि कोई जीव है जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित कर लेगा, वो तो खुद बना लेगा, तो उसको ऑटोट्रोपिक पोषण की आवश्यकता होगी। और यदि कोई जीव जो होता है जो पोषण के लिए अन्य उस पर निर्भर करता है तो उसको हेटेरोट्रॉपिक पोषण की आवश्यकता होती है। प्रयोगशाला में एक उपयुक्त माध्यम लेंगे जिसमें बैक्टीरिया को न्यूट्रिशंस मिले, उसी पर सूक्ष्मजीवी का वृद्धि कराना। यह संक्रमण मुक्त प्रदूषण में की जाती है, ऐसे प्रदूषण में की जाती है जहाँ, ऐसे वातावरण में की जाती है जहाँ पर संक्रमण ना हो। और सूक्ष्मजीवी जनसंख्या को कॉलोनी कहा जाता है, जैसे सूक्ष्मजीवों की पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी उसको कॉलोनी कहा जाता है। तो इसमें प्रोसेस क्या होती है, एक सिंगल सेल होगी, एक कोशिका होगी सूक्ष्मजीवों की, उसमें क्या होगा, मल्टीप्लिकेशंस होगा, मल्टीप्लिकेशन जैसे होगा तो वो कॉलोनी तैयार हो जाती है। तो ये प्रोसेस हो जाती है कल्चर में। और सिंगल टाइप ऑफ सेल्स, ऐसी सेल्स जिसमें जैसे प्योर कल्चर बताया गया जिसमें केवल एक ही प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं सूक्ष्म जीवों को, उसे शुद्ध संवर्धन कहा जाता है, प्योर कल्चर कहा जाता है। और जिसमें विभिन्न प्रकार की बहुत सारी कोशिकाएं जिसमें पाई जाती है उसको बोला जाता है मिश्रित कल्चर, यानी मिक्स्ड कल्चर बोला जाता है, मिश्रित संवर्धन कहा जाता है। तो ये इजी समझ लीजिए। अब संवर्धन के प्रकार जो मोस्ट पॉइंट है यहाँ पर उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो संवर्धन मुख्यतः 4 प्रकार के पाए जाते हैं। सबसे पहले सिंक्रोनस कल्चर, दूसरा है बैच कल्चर, तीसरा है कंटिन्यूअस कल्चर और चौथा है डीऑक्सी ग्रोथ कल्चर। तो चलिए इनके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे सिंक्रोनस कल्चर के बारे में। यह माइक्रोब को इस तरह से विकसित करने की प्रक्रिया है कि वे सभी एक ही वृद्धि चरण में हो, अर्थात ये ऐसे विकसित करेगा कि माइक्रोब्स अलग अलग वृद्धि चरण में ना हो, केवल एक ही वृद्धि चरण में सारे माइक्रोब्स हो। इसमें सभी कोशिकाएं एक साथ विभाजित होती हैं और एक साथ ही बढ़ती हैं। इनमें कोशिकाओं में जितनी भी कोशिकाएं होंगी इसके सिंक्रोनियस कल्चर में वो एक साथ ही विभाजित होंगी और एक साथ ही बढ़ेंगी। पूरे माइक्रोबियल पॉपुलेशन का ग्रोथ फेज समान होता है। अभी आगे चल करके ग्रोथ फेज देखेंगे जिसमें पूरा जितना भी माइक्रोबियल पॉपुलेशन होगी, सूक्ष्म जीवों की वृद्धि होगी, वो सारे कुछ ग्रोथ फेज जो होगा उनका समान होगा। तो सिंक्रोनस ग्रोथ को प्राप्त कैसे किया जा सकता है, तो उसके तरीके क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले फिजिकल मेथड होती है फिल्ट्रेशन किया जाता है, निस्यंदन किया जाता है। कोशिकाओं को उनके आधार पर अलग कर लिया जाता है। कोशिकाओं जैसे कुछ मान लो बड़ी कोशिकाएं, कुछ छोटी कोशिकाएं, तो उसके आधार पर इनको फिल्टर चलनी जो होती है उससे छान करके अलग कर लिया जाता है। छोटी युवा कोशिकाओं को फिल्टर से पार हो जाती है जबकि बड़ी फिल्टर में रुक जाती है। छोटी वाली जो कोशिकाएं होंगी, युवा कोशिकाएं होंगी, वो जैसे ही आप लोग फिल्टर से छानने की कोशिश करोगे तो जो छोटी वाली होंगी वो तो नीचे चली जाएंगी, लेकिन जो बड़ी वाली होंगी वो ऊपर ही रह जाती है। इस प्रकार से बड़ी कोशिकाओं को विभाजन के लिए तैयार होती हैं तो उनको अलग कर लिया जाता है जो छलनी में रह जाती हैं, और छोटी कोशिकाओं को अलग कर दिया जाता है। तभी ये जाकर के सभी समान ग्रोथ फेज में रहती हैं। फिर दूसरा क्या करेंगे, डेंसिटी ग्रेडिएंट सेंट्रीफ्यूगन, यानी कि घनत्व के आधार पर कोशिकाओं को उनके घनत्व के आधार पर अलग कर लिया जाता है, फिर तभी वो समान ग्रोथ फेज पर भी रहेंगी। तो 2 प्रोसेस करेंगे। फर्स्ट तो करेंगे फिजिकल मेथड में फिल्ट्रेशंस करेंगे और दूसरा डेंसिटी देखेंगे। फिल्ट्रेशन में उसको छान लेंगे तो युवा वाली जो कोशिकाएं होंगी, छोटी होंगी, वो नीचे गिर जाएंगी और बड़ी वाली रह जाएंगी और वो फिर विभाजन के लिए उनको तैयार कर दिया जाता है। और सेकेंड डेंसिटी में उनके घनत्व के आधार पर अलग कर लिया जाता है कोशिकाओं में। फिर दूसरा आ जाता है इंडिक्यूशन मेथड अर्थात प्रेरण विधि। तो इसमें क्या किया जाता है, शॉक ट्रीटमेंट्स। कोशिकाओं को संक्रमण ग्रोथ के लिए प्रेरित करता है। सबसे पहले इसमें क्या शॉक ट्रीटमेंट्स दिया जाता है, तापमान दिया जाएगा, उनको कितने पोषण की आवश्यकता है उस हिसाब से वो दिया जाएगा, और प्रकाश कैसा है ये सारी चीज़ें दी जाती हैं ताकि वो सभी कोशिकाएं जो होती है समान ग्रोथ फेज में हो।
फिर एडवांटेज ऑफ सिंक्रोनियस कल्चर्स, इसके महत्व क्या होते हैं? माइक्रोबियल ग्रोथ के विभिन्न कारकों के अध्ययन में सहायक होता है। माइक्रोब्स किस प्रकार से ग्रोथ करते हैं, इसको आप लोग आसानी से अध्ययन कर सकते हैं। दूसरा, समान कोशिकाओं की बड़ी मात्रा प्राप्त हो जाती है, चूंकि इनको प्रिपेयर कराया जाता है, बनाया जाता है, तो सामान्य कोशिकाओं की बहुत बड़ी मात्रा प्राप्त हो जाती है। और माइक्रोबियल वृद्धि के मापन में भी मदद मिलती है। आप लोग इसे अच्छे तरीके से माइक्रोबियल वृद्धि को भी माप सकते हो। और ये आ जाता है ग्रोथ फेस का स्ट्रक्चर। तो ये देख लीजिए, जितनी भी कोशिकाएं हैं, ये पूरी लाइन है, और जितनी भी कोशिकाएं सभी समान ग्रोथ फेज पर ऐसे 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 से बढ़ रही है सभी। ये समय बढ़ता जा रहा है, समय बढ़ रहा है, लेकिन इनकी वृद्धि जो सभी की हो रही है एक समान गति से हो रही है। इधर उधर नहीं हो रही है कि एक इधर चली जाए एक इधर चली जाए, ऐसी नहीं हो रही, सभी की एक समान वृद्धि है। तो ये आप लोग ये डायग्राम जरूर बना के आइएगा। नंबर ऑफ विजिबल सेल, जितनी सेल्स दिखाई देती हैं वो सारे कुछ हो जाते हैं। सेल्स की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और समय भी बढ़ रहा है, किंतु उनकी ग्रोथ जो है एक समान रूप से हो रही है, अलग अलग ग्रोथ नहीं हो रही है। यही होता है सिंक्रोनस कल्चर। फिर सेकेंड आ जाता है बैच कल्चर। सूक्ष्म जीवों को एक सीमित माध्यम में उगाया जाता है। इसमें सूक्ष्म जीवों को एक सीमित माध्यम में उगाया जाता है। इसमें कोई ताज़ा पोषक तत्व तो नहीं जोड़ा जाता है, ना ही अपशिष्ट निकाला जाता है। जब बैक्टीरिया की ग्रोथ कराया जाएगा तो उसमें ताज़ा ताज़ा न्यूट्रेंट मीडियम डाला जाता है, लेकिन इसमें कोई भी ताज़ा न्यूट्रेंट मीडियम नहीं डाला जाता है। और जो अपशिष्ट पदार्थ बैक्टीरिया को होता है उसको भी नहीं निकाला जाता है। बैक्टीरिया सामान्यतः बाइनरी फ्यूजन के माध्यम से विभाजित हो जाती है। इसमें दुखंडन होने लगता है। कोशिकाओं में द्विखंडन, अर्थात एक कोशिका है तो वो दो खंडों में विभाजित हो जाएगी, तो इसी को बोला जाता है बाइनरी फ्यूजन। विखंडन हो जाता है, जिससे नई कोशिकाएं बन जाती हैं। और इसका होता क्या क्या है, ये सीमित माध्यम होता है, इसमें कोई ताज़ा पोषक माध्यम नहीं जोड़ा जाता है और ना ही अपशिष्ट निकाला जाता है। तो इसमें फेज आती हैं कुछ। सबसे पहले आएगी लैग फेज। विभाजन नहीं होता है लैग फेज में। एंजाइम्स और प्रोटीन जो कि आगे कल्चर कराने के लिए जरूरी है, उनका निर्माण हो जाता है बस लैग फेज में। फिर सेकेंड आ जाएगी लॉग फेज। इसमें तेजी से विभाजन होता है, 15 से 20 मिनट डबलिंग टाइम हो जाता है। 15 से 20 मिनट और तेज बढ़ने लग जाता है, बहुत तेज विभाजन होता है लॉग फेज में। फिर आ जाता है स्टेशनरी फेज, अर्थात स्थिर अवस्था। इसमें वृद्धि दर क्या हो जाती है, थोड़ी धीमी हो जाती है, और वृद्धि दर और मृत्यु दर एकदम बराबर हो जाती है। फिर आ जाती है चौथी डेथ फेज। इसमें मृत्यु दर वृद्धि दर से बढ़ अधिक हो जाती है। तो इसको आप लोग इससे समझ सकते हैं। ये पूरा प्रोसेस है। तो सबसे पहले क्या आता है, लैग फेज आता है, जिसमें आवश्यक एंजाइम्स का निर्माण होता है कोशिकाओं को विखंडन करने के लिए, बाइनरी फ्यूजन करने के लिए। लॉग फेज में खूब तेजी से विभाजन होगा, खूब तेजी से, जब 15 से 30 गुना तेजी से विभाजन होगा। फिर ये आ जाएगा स्टेशनरी फेज, जिसमें स्थिर प्रवस्था होती है। इसमें मृत्यु दर, क्योंकि बैक्टीरिया फिर वो निकाला नहीं जाता, पोषक माध्यम नहीं दिया जाता, तो मर भी जाते हैं, तो मृत्यु दर और वृद्धि दर एकदम बराबर हो जाती है। फिर डेथ फेज में जो डेथ मृत्यु दर होती है वृद्धि दर से ज़्यादा हो जाती है। तो यही प्रोसेस होता है बैच कल्चर का। फिर आ जाएगा कंटिन्यूअस कल्चर, थर्ड कल्चर है। तो सूक्ष्मजीवी की आबादी को निरंतर वृद्धि के एक निश्चित चरण में बनाया जाता है। इसमें सूक्ष्मजीवों की निरंतर वृद्धि कराई जाती है, एकदम कंटिन्यू वृद्धि कराई जाती है। इसका नाम भी है कंटिन्यूअस कल्चर, और एकदम लगातार वृद्धि कराई जाती है। सूक्ष्मजीवी एक स्थिर दर पर बढ़ते हैं। सूक्ष्मजीवी एक स्थिर दर होगी, उसी पर लगातार बढ़ते रहते हैं। पोषक तत्वों को लगातार जोड़ा जाता है, पोषक तत्वों को लगातार एक दूसरे से जोड़ा जाएगा, लगातार डाला जाता है। न्यूट्रिएंट्स मीडियम जितने भी और पुराने बैक्टीरिया होते हैं, अपशिष्ट पदार्थ जो होते हैं, उसको कल्चर से हटा दिया जाता है। तो यही प्रोसेस होती है। इसके टाइप्स भी होते हैं। सबसे पहले आता है कीमोस्टेट। इसमें पोषक तत्व को नियंत्रित किया जाता है, जिससे सूक्ष्मजीवों की वृद्धि संतुलित रहे। और इसमें ट्यूविडो स्टेट में इसमें बैक्टीरियल घनत्व को निश्चित स्तर पर बनाए रखा जाता है। और लाभ क्या होता है, इसका एडवांटेज क्या होता है, लगातार बैक्टीरिया को आपूर्ति होती रहती है। बैक्टीरिया को इसमें लगातार पोषण दिया जाता है, और जो भी अपशिष्ट होते हैं उसको भी निकाला जाता है। इसका इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी में बहुत उपयोगी होती है, और लंबे समय तक समान परिस्थितियों में जीवों का अध्ययन किया जाता है। क्योंकि इनको लगातार पोषण दिया जाएगा तो सभी समान परिस्थितियों में लंबे समय तक बने रहते हैं, तो उनका अध्ययन करना भी बहुत आसानी से हो जाता है। फिर आ जाता है चौथा और लास्ट, डीऑक्सी ग्रोथ कल्चर।
डायऑक्सिक वृद्धि का अर्थ है दो चरणों में होने वाली वृद्धि। डायऑक्सिक का अर्थ होता है दो चरण में जो वृद्धि होती है। यह तब होता है जब किसी माध्यम में दो अलग अलग प्रकार की शर्करा मौजूद होती हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या प्रोसेस क्या होगी, इसमें फास्ट ग्रोथ होगी। सरलतम शर्करा, मान लो ग्लूकोज है तो उसको जल्दी से बैक्टीरिया जो होंगे खा जाएंगे, तो उससे सरलतम शर्करा से तेजी से वृद्धि हो जाती है। फिर लैग पीरियड में क्या हो जाता है, एंजाइम का निर्माण होता है तो वृद्धि रुक जाती है, क्योंकि अब आगे जो शर्करा है उसको खाने के लिए तो एंजाइम का निर्माण बैक्टीरिया को करना ही पड़ेगा, क्योंकि फर्स्ट में जो सरलतम शर्करा थी उसको खाने के लिए वो सारा तो यूज़ कर चुकी है एंजाइम, तो इसमें लॉग फेज में वृद्धि थोड़ी सी रुक जाती है। फिर थर्ड आ जाएगा स्लोवर ग्रोथ, फिर से वृद्धि धीमी हो जाती है, क्योंकि जो सेकंड वाला शर्करा है वो ज़्यादा जटिल है, इसलिए उसको खाने में टाइम लग रहा है उनको। फिर सैचुरेशन फेज में दोनों शर्कराएं समाप्त हो जाती है, स्थिर वृद्धि अवस्था आ जाती है। यही प्रोसेस होते हैं। यह प्रयोग सबसे पहले जैक्स मोनोड द्वारा 1940 में किया गया था। ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, तो ये याद कर लीजिएगा। तो इसमें प्रोसेस क्या होती है, मुख्यतः आप लोग फर्स्ट चरण में जैसे देखेंगे, सबसे पहला वाला चरण, तो इसमें जल्दी से जो सूक्ष्मजीव होते हैं जल्दी शर्करा को, मान लो ग्लूकोज मैनुओज है तो उसको जल्दी से खा करके खत्म कर देगा, तो बहुत जल्दी ही वृद्धि होगी। लेकिन अब फिर लॉग फेज आएगी तो उसमें उसको एंजाइम्स बनाने पड़ेंगे, फिर ये धीरे धीरे शर्करा को खत्म करता है, तो फिर ऐसा ग्रोथ फेज बन जाता है। तो यहाँ से याद हमारा फर्स्ट यूनिट जो होता है उसके सभी लेक्चर कंप्लीट हो जाते हैं, टॉपिक फर्स्ट के भी टॉपिक सेकंड के भी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। यदि मेरे पढ़ाने में कोई गलती है तो आप उसको ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और प्यारे प्यारे कमेंट भी कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब।